हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में मॉड्यूल सेकंड का सॉल्यूशन देख रहे थे और उसमें सर्कुलर मोशन को कंप्लीट सॉल्व किया। स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का पार्ट ए एंड पार्ट बी। आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो वापस से देखिएगा, हिंट एंड सॉल्यूशन पे जाइएगा, वहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। हम आज के लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मॉड्यूल सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मिलेगा, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन। प्यारा टॉपिक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट की, और स्टेज फर्स्ट मॉड्यूल ओपन कीजिएगा और स्टेज फर्स्ट में वन बाय वन जितने भी आपके डाउट है उनको आप सॉल्व कीजिएगा, साथ का साथ सॉल्व कीजिएगा। पहले सॉल्व करके देखिएगा, आपका जो भी डाउट है उसको देखिएगा, मॉड्यूल को ओपन कीजिएगा। कुछ थ्योरेटिकल एंड कुछ न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दोनों को हम देखेंगे लाइन से। फर्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रही है भाई, इन्होंने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दे रखा है। इफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइज एट द सेंटर ऑफ मास, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास जो आपको मिलता है वो क्या मिलेगा, देख लीजिएगा बेटे जी। क्या मिलेगा, हम कहेंगे हमें जो मिलता है mn/rn इज इक्वल टू 0 अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। ऑप्शन दे रखा है। आपने कहा सेकंड प्रॉब्लम को देखिएगा। सेकंड अगेन आपने कहा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बट प्यारी प्रॉब्लम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा बेटे जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। आपने कहा सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा बॉडी का, जहां पे मास ऑफ मोमेंट क्या मिलेगा, 0। दिस इज आपने का सेंटर ऑफ मास आपको मिल गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने का बॉडी का टोटल वेट कंसंट्रेट होगा। टोटल वेट कंसंट्रेट होगा तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी जी जो मिलता है डेक्स टू 1/r मिलेगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, अर्थ सरफेस से डिस्टेंस बढ़ेगी, जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इस कंडीशन में आपने का बॉडी का वेट जो मिलता है आपने का स्लाइटली बिलो ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिल गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा क्या, आपने कहा दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, सेम हॉरिजॉन्टल, सेम वर्टिकल लाइन पे मिलेंगे। आपने कहा दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे मिलेगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो हम कहेंगे वेट का जो टॉर्क मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा उसका हमेशा 0 मिलेगा, जस्ट बिलो मिलेगा, जस्ट बिलो मिलेगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है, बॉडी स्मॉल है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को कौन साइड कंसीडर करते हैं और कौन साइड ही होते हैं। जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी उसमें आपने का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कौन साइड कंसीडर करेंगे, बट थ्योरेटिकल में आप देखेंगे जस्ट बिलो होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रही है, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है। अगेन आपने कहा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को देखिएगा। The position of center of mass of cube of a uniform density shall be, यूनिफॉर्मली डेंसिटी है तो उस कंडीशन में आपने क्या, इसका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर मिलेगा क्यूब का वही इसका सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो मिलेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आपको मिल जाएगा, यानी वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आपको मिल जाएगा। ये आंसर दे रखा क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपने कहा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, देखिएगा इसको। आपने कहा 3 आइडेंटिकल, अच्छी प्रॉब्लम है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 1 kg प्लेस्ड टचिंग वन another on a horizontal surface where his center of mass is located। आप कहेंगे यहाँ पे जो 3 स्फीयर्स दे रखे आपको 1, 2 एंड 3, आपने का टचिंग ईच अदर। इस कंडीशन में आपने का इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, इंडिविजुअल का देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा। आपने का सेंटर ऑफ मास को आप ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे कुछ एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब ट्राइंगल बन जाएगा तो आपने का इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ये आपको देखना है। तो आपने कहा ये सेंटर ऑफ मास का जो ट्राइंगल मिल रहा है इसके सेंटर पे मिलेगा, इसके सेंटर पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपने कहा इस ट्राइंगल का जो डायगोनल्स मिलेगा, ऐसे कुछ इस ट्राइंगल का जो आपने कहा डायगोनल्स मिलेगा, इस ट्राइंगल का जो आपने कहा डायगोनल्स मिलेगा, ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। कंप्लीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को रीड कीजिएगा। क्या बोल रही है आपसे प्रॉब्लम नंबर 5 आपसे अगेन प्यारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सारी प्यारी होती है वैसे भी। 4 identical sphere each of radius 10 cm and mass 1 kg are placed in horizontal surface touching each other so that their center are located at a square of corner of square of side 20 cm. What is the distance their center of mass of the center
ऑफ आइदर स्फीयर। तो यहाँ से देखिएगा क्या दे रखा है आपको बेटे जी, आपने का एक क्यूब एक स्क्वायर दे रखा है, जिसकी साइड आपको कितनी दे रखी है, साइड आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। और यहाँ पे आपने का स्फीयर रखे, स्फीयर रखे, स्फीयर रखे। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली हम कहेंगे सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर पे आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और सेंटर ऑफ मास मिलेगा तो आपने कि डिस्टेंस, स्फीयर के सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगा? आपने का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिएगा। दिस वन इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 10 सेंटीमीटर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, आपने का 10√2। आंसर जो मिलेगा आपको सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा 10√2 सेंटीमीटर पे मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट आपने कहा प्रॉब्लम नंबर 6 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में देखेंगे तो हमें जो मिला है, रीड कीजिएगा प्रॉब्लम को। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स 1 kg 2 kg दे रखी है, अब लाइज इज दिस वन। यानी R1 की वैल्यू हमें दे रखी है। R1 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको बेटे जी? आप कहेंगे I कैप प्लस 2 J कैप प्लस आप कहेंगे 3 K कैप। ऐसे आपने कहा R2 की वैल्यू भी दे रखी है, R2 की वैल्यू भी हमें दे रखी है। R2 की वैल्यू भी दे रखी, तो R2 की वैल्यू जो मिली है दिस वन मिल जाएगा। R2 का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप, ऐसे कुछ मिल गया है। -2 K कैप, -2 K कैप आपको मिल गया है। और ये जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटे जी? वेयर शुड बी पुट द पार्टिकल ऑफ मास 5 kg सो दैट देयर सेंटर ऑफ मास एंटायर सिस्टम लाइज द सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट सिस्टम। आपने कहा फर्स्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा बेटे जी? फर्स्ट सिस्टम का आपने का सेंटर ऑफ मास में अगर कैलकुलेट कर दो तो मुझे आपने का दिस वन मिल रहा है। और यहाँ से आपने का एंटायर सिस्टम का कैलकुलेट करना, तो एंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ एंटायर सिस्टम इज इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा टोटल मास M1R1 प्लस आप क्या बोलेंगे M2R2 प्लस जो आपको मिलेगा थर्ड मास जो आप कहेंगे M3, आप कहेंगे R। ये पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी, अपॉन में मास ऑफ क्या बोलेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3। आपने कहा टोटल मास M1 का मतलब क्या है? पहले सिस्टम का टोटल मास क्या मिल जाएगा आपको? 1 kg 2 kg एंड 3 kg, टोटल क्या मिलेगा आपको? 6 kg मिल जाएगा। आपने कहा सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? R1 का मिल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से आपने कहा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 को देखिएगा। 7 भी प्यारी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। आप रीड कीजिएगा प्रॉब्लम को, समझिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनता है तो देखिएगा हिंट एंड सॉल्यूशन। A uniform metal disc of disc radius r taken out of this disc diameter r is cut from the and the center of mass remaining part। आपने कहा प्यारी प्रॉब्लम है कटिंग वाली, कैसे बोलेंगे? आपने कहा एक डिस्क है जिसका मास m दे रखा और रेडियस r दे रखा। आपने कहा इसका ये जो सेंटर है, जो सेंटर में सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे हम कहेंगे एक डिस्क, एक स्मॉल डिस्क को यहाँ से कट करना जिसका डायमीटर r दे रखा है। तो आपने कहा स्मॉल डिस्क को मैंने कट किया यहाँ से, जिसका डायमीटर आपको क्या दे रखा है? R दे रखा। तो इसका जो आपने कहा O डैश, इसका जो सेंटर मिलेगा, इसकी जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या मिल जाएगी आपको? R/2 मिल जाएगी। अब मास की बात करेंगे, टोटल मास m था, यहाँ से डिस्क को रिमूव किया और डिस्क को रिमूव करने से आपने कहा रिमूविंग मास जो मिलेगा m इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन पाई r² मल्टीप्लाई पाई R/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे m कटिंग मास जो मिलेगा m/4 आपको मिल जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से कटिंग डिस्क का जो मास मिला है वो क्या मिला आपको? m/4 मिला। रिमेनिंग मास क्या मिलेगा? 3m/4 मिलेगा। सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फंडा अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ से जो मिलेगा आप क्या बोलेंगे? रिमेनिंग मास। आप कहेंगे रिमेनिंग मास कितना शिफ्ट होगा? आपने कहा पीछे की ओर शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा? मैंने x शिफ्टिंग ले ली, तो यहाँ से जो मिलेगा आप कहेंगे रिमेनिंग मास 3m/4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू रिमूविंग मास क्या मिलेगा आपको? m/4 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आपको क्या मिला?
आर बाई टू एम बाई फोर कैंसिल आउट, तो मुझे जो मिलेगा x इज इक्वल टू आर बाई सिक्स। अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो आपने कहा ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात नहीं की, आर बाई सिक्स फ्रॉम द सेंटर, ऐसे कुछ आपको मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 8 देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 तो आपसे क्या बोल रहा है, two particle of mass is m1 and m2, m1 is greater than m2, attached to each other, force inversely proportional to the square of distance between them. The particle are initially held at rest, then are released. Which one is correct? आप कहेंगे दोनों कहाँ रखे, किसी डिस्टेंस पे रखे हुए m1 और m2, ऐसे कुछ। अब ड्यू टू आपने कहा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो मिलेगा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने कहा सेंट्रल फोर्स है, तो यहाँ से इन्होंने जो पूछा है द सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, पार्टिकल ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, और आपने कहा यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो मिलेगा वो जीरो है। सेंटर ऑफ मास जो आपने सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो आपने कहा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। सेंटर ऑफ मास आपेंगे अनडिस्प्लेस्ड रहेगा, जहां भी है वहीं रहेगा, पार्टिकल कहीं भी मूव करे सेंटर ऑफ मास अनडिस्प्लेस्ड रहेगा। देख लीजिए ऑप्शन, द सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। प्रॉब्लम नंबर 9 देखिएगा, 9th आपसे क्या बोल रहा है, प्यारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वैसे सारी प्यारी, आप सॉल्व कीजिएगा वन बाई वन। देखिएगा 9th नंबर, इन्होंने क्या बोला, अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम द गन with a muzzle velocity u meter per second at an angle theta with horizontal at the top of trajectory, the cell explode into two fragments p and q of equal mass. If the speed of fragment p immediately after explosion becomes zero, then does the center of mass of fragment hit the ground? आप कहेंगे होगा क्या बेटा, हिट द ग्राउंड, कहाँ लैंड करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ लैंड करेगा, एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ से आपने कहा हमने इसको प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड यू से, थीटा एंगल पे, मास आपको एम दे रखा है, और ये ऐसे कुछ जाएगा, और हाईएस्ट पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन आपने कहा टू पार्ट में ये ब्रेक हो गया। सेंटर ऑफ मास आप कहेंगे ऑलवेज कहाँ मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा, तो आपने कहा सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो अनचेंज रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लैंड करेगा, आप कहेंगे रेंज के इक्वल, और आर की जो फॉर्मूला मिलती है वो क्या मिलेगा, आप कहेंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये आपको मिल गया। इसी की नेक्स्ट प्रॉब्लम आपने कहा 10th में देखिएगा, आपने कहा m बाई टू, ये आपने कहा m बाई टू मिलेगा, हम कहेंगे ये जस्ट कहाँ लैंड करेगा, एक्सप्लोज होती है, आपने कहा इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो आपने कहा लैंड करेगा r बाई टू पे लैंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिएगा। 10th आपसे सेकंड पार्ट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो सेकंड पार्ट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो एक कहाँ मिलेगा, एक तो आपको r बाई टू पे मिल जाएगा, सीधे सीधे आपने कहा r बाई टू पे लैंड करेगा, ये कोऑर्डिनेट आपको सीधे सीधे मिल गया। दूसरे पार्ट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा सेंटर ऑफ मास तो अनडिस्प्लेस्ड रहेगा, सेंटर ऑफ मास तो आपने कहा अनडिस्प्लेस्ड रहेगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, r पे मिलेगा। तो देखते हैं टोटल मास कितना था, आपने कहा टोटल मास m था, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा आपको, r पे मिलेगा, इक्वल्स टू दूसरे का आपने का मास कितना था, मास आपने का m बाई टू, जस्ट हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस क्या मिलेगी आपने का m बाई टू पे मिलेगा, प्लस आपने का मास कितना था m बाई टू, कहाँ लैंड करेगा हमें पता नहीं, x अपॉन टोटल मास, टोटल मास आपको क्या मिलेगा, आपने का टोटल मास आपको क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे रिजल्ट जो आपको मिला है, x की वैल्यू मिल जाएगी m m m, तो आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, x की जो वैल्यू मिलती है x इज इक्वल्स टू, हमें जो मिला है सॉल्व कीजिएगा, x को सॉल्व करते आपने रिजल्ट मिल जाना चाहिए, कितना मिल रहा है देखिएगा, आप कहेंगे r बाई फोर एक्स, आर माइनस आर बाई फोर, 3r/4 आपको मिल जाना चाहिए, 3r/4 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे जो यहाँ से मिला है कितना मिल गया है, 3r/2 आपको मिल गया। आप कहेंगे फर्स्ट पार्ट लैंड करेगा r/2 पे, और सेकेंड पार्ट लैंड करेगा 3r/2 पे, कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपने का लैंड कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को रीड कीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 11 को आप देखिएगा, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 11, चेक कीजिएगा।
इन्होंने क्या दे रखा है बेटे जी, 3 पार्टिकल्स ऑफ 1 kg, 2 kg एंड 3 kg आर सब्जेक्टेड टू फोर्स दिस वन एंड दिस वन रेस्पेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन आपको कैलकुलेट करना, तो हम क्या बोलेंगे, आप लेंगे एफ नेट इज इक्वस टू एम ए सी एम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमें जो मिला है, आप लेंगे ए सी एम इज इक्वस टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। आप लेंगे नेट फोर्स, सबका वेक्टर सम कर दीजिएगा, मास से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हम कहेंगे सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास का एसेलरेशन आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 12 को आप देखिएगा। 12 आपसे क्या बोल रहा है, A system consists of two identical particles, one of particle at rest and another particle has the acceleration, the center of mass, acceleration of center of mass। आपने एक पार्टिकल है और अनदर पार्टिकल भी आइडेंटिकल है, एक आपने का रेस्ट में है और अनदर आपने का एसिलेट हो रहा है विद एसिलेशन ए से। तो सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन आपसे पूछा, सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप लेंगे m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में आप कहेंगे m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट करते आपने कहा ACM जो मिला मुझे, दिस इज एट रेस्ट प्लस आपने कहा MA अपॉन में 2M, दैट इज हमें जो मिला है क्या मिलेगा, A/2। आंसर चेक कर लीजिएगा, A/2। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिएगा। इससे पहले हमने डिस्क की बात की, यहाँ पे आपने कहा स्फीयर की बात करनी है। एक स्फीयर दे रखा है जिसका डायमीटर, A sphere of diameter r is cut from the sphere of radius r। आप लेंगे एक स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस आपको क्या दे रखा है, r दे रखा है। आप लेंगे रेडियस r है और मास आपने का m कंसीडर कर लीजिएगा। यहां से आपने का r डायमीटर का एक स्मॉल स्फीयर आप कट कर दीजिएगा। कट करेंगे और कट करने पे होगा क्या बेटे जी, आपने यहाँ से मास डिक्रीज हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ, मैंने कहा यहाँ पे ये x शिफ्ट हो गया। इसका जो आपने का सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो आपने किसके सेंटर पे मिलेगा, देखते हैं। टोटल मास m है तो रिमूविंग मास आप कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल्स टू m अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई 4/3 पाई r/2 का क्यूब। तो हमें जो मिलेगा m इज इक्वल्स टू m बाई कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, m/8। तो इसका जो मास मिलेगा m/8 मिलेगा, रिमेनिंग जो मास मिलेगा 7m/8 रहेगा। सीधे सीधे आपने कभी फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ये जो डिस्टेंस मिलेगी आप कहेंगे r/2 मिलेगी, तो हम कहेंगे रिमेनिंग मास 7m/8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू रिमूविंग मास m/8। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आप कहेंगे r/2, m/8 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू हम कहेंगे r/14। आपको आंसर क्या मिलेगा, r/14। बट यहाँ पे की करेक्शन है, पीछे जो की में आंसर दे रखा r/6 है, r/6 नहीं मिलेगा, r/14 आपको मिलेगा। r/6 किसका मिलता है, r/6 आपने का डिस्क का मिलेगा, स्फीयर का नहीं मिलेगा। तो की करेक्शन है, की को सुधार लीजिए। प्रिंटिंग मिस्टेक है, कई बार प्रिंट से मिस्टेक हो जाता है, वही मिस्टेक आपने का यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 को आप देखिएगा क्या बोल रही है आपसे। अगेन ये भी प्यारी प्रॉब्लम्स है। इन्होंने जो बोला 2 particles of mass 1 kg and 3 kg have position vector this one and this one respectively, center of mass of position vector। आपने कहा हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आपको कैलकुलेट करना, RCM इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 मिल जाएगा आपको यहाँ से रिजल्ट। नेक्स्ट देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 15, प्यारी प्रॉब्लम है, इसको देखिएगा कंप्लीट क्या मिलता है देखिएगा। Four particles of mass m1, m2, m3 and m4 placed of corner of square should be the value of m4 so that the center of mass of 4 particles are exactly at the center of square। ऐसा कुछ आपको दे रखा है, प्यारी प्रॉब्लम है, देखिएगा बेटे जी। 15 नंबर को देखिएगा, एक स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं m1, दिस इज m2, दिस इज आपने का m3 एंड दिस इज आपने का m4।
और इनका मास भी आपको दे रखा है, m1 जो दे रखा है 2m के इक्वल है, और m2 जो है आप कहेंगे 4m के इक्वल है, और m3 जो है वो आपने m के इक्वल है, m के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि m4 की वैल्यू क्या है, जिसका आपने कहा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करे, सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। यहाँ से आप देखेंगे 2m एंड 4m, इसका जो सेंटर ऑफ का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपने कहा यहाँ पे कहीं मिलेगा। यहाँ पे आप कहेंगे 4m, इसकी वैल्यू आपने कहा m4 की वैल्यू आप कितना भी कुछ कर ले तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, इस लाइन पे लाइज करेगा। आप कहेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे माना m4 की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो m4 की वैल्यू इंक्रीज करने पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया और डिक्रीज करने पे यहाँ पे आ गया। तो आप कहेंगे इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर ऑफ मास आपने कभी सेंटर की ओर लाइज करेगा नहीं। इसको बैलेंस करने के लिए m3 की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि m3 तो आपने कहा पहले से क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो किसी भी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कभी भी सेंटर पे लाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम कहेंगे दिस वैल्यू और दिस वैल्यू आप चेंज कर नहीं सकते। इसका सेंटर ऑफ मास आपने का कहाँ मिलेगा, नियर बाय टू हैवियर ऑब्जेक्ट। तो ये हैवियर ऑब्जेक्ट के पास आ गया, इसको हम उधर शिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे, और शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास कभी भी सेंटर पे पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। आंसर क्या आ गया, इम्पॉसिबल। प्रॉब्लम नंबर 16 को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर आप 16 को देखिएगा। 16 आपसे क्या बोल रहा है, या two particles of equal masses have velocities 2i cap and 2j cap. First particle has acceleration 3i cap 3j cap, while the acceleration of particle is 0. The center of mass of two particles moves. देखिएगा बेटी जी, प्यारी प्रॉब्लम आपको दे रखी है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी दे रखी है x और y के अलॉन्ग दे रखी है। एक पार्टिकल कहाँ जा रहा है, आप कहेंगे 2i cap मीटर पर सेकेंड से, अनदर पार्टिकल कहाँ जा रहा है 2i cap 2j कैप मीटर पर सेकेंड से। ऐसे कुछ मूव कर रहे हैं x और y के अलॉन्ग। तो आप कहेंगे अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, बाइसेक्टर पे जाएगा। बट सेकंड पार्टिकल आपने कहा एसिलेट हो रहा है, तो एसिलेट हो रहा है, उसका एसिलेशन जो दे रखा है उसको भी आप देखिएगा 3i कैप। एसिलेशन आपको क्या दे रखा है 3i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल का आपने कहा 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे वेलोसिटी और एसिलेशन दोनों का आप रिजल्टेंट देखेंगे तो दोनों आपने का हमेशा का है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे तो आपने का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, बाइसेक्टर पे जाएगा। बाइसेक्टर आपने का सेंटर ऑफ मास हमेशा मूव करेगा बाइसेक्टर पे ही मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन आपने का सेंटर ऑफ मास पार्टिकल इन सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या एलिप्स। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली आपने का स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर आपने का 17 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 आपसे क्या बोल रही है, देखिएगा मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर। आपने कहा एक रिंग है जिसमें मास आपने कहा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसका मतलब आप कहेंगे ये यूनिफॉर्म नहीं, मास आपने कहा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका रेडियस आपको दे रखा है स्मॉल ए आपको दे रखा है। लेट बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग फ्रॉम ओरिजिन। आपने कहा बी, इसका जो सेंटर ऑफ मास जो दे रखा है, सेंटर ऑफ मास क्या दे रखा है, बी दे रखा है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको बी दे रखी, तो बी की वैल्यू आपने कहा बी की वैल्यू मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, और मास डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करेगा। जब आपने कहा यूनिफॉर्मली होगा तो बी आपने कहा आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो आपने कहा सेंटर से अवे मिलेगा, और सेंटर से अवे कहाँ से कहाँ तक मिलता है, आपने कहा ए से बाहर जाएगा नहीं, ये से तो बाहर जाएगा नहीं, आपने कहा सेंटर पे रहेगा, या फिर आपने कहा सर्कमफ्रेंस रहेगा, सर्कमफ्रेंस से बाहर जाएगा नहीं। तो एक रेंज आपको मिल गई। हम कहेंगे या तो ये सेंटर पे रहेगा या आपने कहा कहाँ जाएगा, आपने कहा बी, और बी की वैल्यू आपने कहा इक्वल्स टू या लेस देन ए मिलेगा। आप कहेंगे सर्कमफ्रेंस से बाहर, आपने कहा आउटसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो आपने कहा सेंटर पे रहेगा, जितना आपने कहा नॉन यूनिफॉर्म इधर है मास उतना नॉन यूनिफॉर्म यहाँ रहेगा, उस समय सेंटर पे आ जाएगा, नहीं बीच में कहीं भी रह सकता, बट आपने कहा सर्कमफ्रेंस से बाहर तो जाएगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18 को आप देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 18 आपसे क्या बोल रही है, प्रॉब्लम नंबर 18 को आप देखिएगा।
रीड कीजिएगा। अगेन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, ड्यूरिंग इनइलास्टिकल कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल। हम बात करें नीट की, हम बात करेंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखेंगे। हायर क्लासेस में आप कहेंगे सुपर कोलिजन या दूसरा कोलिजन कुछ ऐड कर देते हैं, उस कंडीशन में आपने इसका आंसर वेरी भी कर सकता है, बट हम यहाँ से बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करेंगे तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बेटा, कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी, हीट के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में आपने ऐसा कुछ मिल जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक मस्ट बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन थर्ड मिल जाएगा आपको। आपने का 19 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है आपसे, टू बॉल एट द सेम टेम्परेचर कोलाइड विच इज कंजर्व। आप कहेंगे सेम टेम्परेचर पे कोलाइड करें, तो कोलिजन कैसी है हमें पता नहीं, कोलिजन कैसी है, इलास्टिक या इनइलास्टिक। तो हम कहेंगे कोई भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम, आपने कहा मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज ऑलवेज जीरो इन कोलिजन। तो इस कंडीशन में आपने कहा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर आपने कहा हम 20 की बात करेंगे। 20 प्यारी प्रॉब्लम है, जेई में पूछी गई है, जेई मेंस में पूछी गई है, और यहाँ पे देखिएगा दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिएगा। प्यारी प्रॉब्लम है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपसे पूछा गया, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात की गई है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कैलकुलेट करूंगा तो मुझे जो मिलता है वो क्या मिलता है देखिएगा। इन्होंने क्या बोला, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई। दिस इज आपने का एक्स है, दिस इज आपने का वाई है। वाई आपने का रेस्ट में है और एक्स आपने का मूव करा विथ मोमेंटम पी से। आपने कहा कॉलिजन होगी, ड्यूरिंग कॉलिजन हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा, और इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा तो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। आप कहीं भी देखेंगे एक्स एंड वाई है तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये इस पे इम्पल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, मैंने जे कंसीडर किया, तो इस पे भी आपने कहा इम्पल्सिव फोर्स क्या मिलेगा आपको, जे मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा। और ये आपने कहा मूव कर रहा था, इनिशियली पी से मूव कर रहा था, मोमेंट इसके पास पी था, ड्यूरिंग कॉलिजन आपने कहा इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्सिव फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन। आपने कहा रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन का फोर्स आप देखेंगे तो हमें रिफॉर्मेशन का जो फोर्स मिला वो क्या मिला, आप कहेंगे जे माइनस, क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का P माइनस जे अपॉन में इनिशियल क्या मिलेगा, इम्पल्स आपको P मिलेगा। तो यहाँ से आप कहेंगे E इज इक्वल्स टू मुझे जो मिला है J माइनस P प्लस जे अपॉन में P। सॉल्व करने पे मुझे जो मिलेगा क्या मिलेगा, 2J माइनस P अपॉन P इज इक्वल्स टू आप कहेंगे 2J अपॉन P माइनस 1 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, हम कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन इक्वल्स टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, इसका ध्यान रखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, आपने हम प्रॉब्लम नंबर 20 की बात कर रहे थे, अब 21 की बात कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 21 आपसे क्या बोल रहा है, 21 को देखिएगा। 21 रीड कीजिएगा, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज। आपने कहा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक में होगा क्या, आपने कहा बिफोर कॉलिजन टू ऑब्जेक्ट आपने कहा मूव कर रहे हैं विद अदर वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2, बट आपने कहा आफ्टर कॉलिजन बोथ आर स्टिक ईच अदर। आपने कहा दोनों क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, दोनों साथ साथ मूव करेंगे और साथ साथ करेंगे, आपने कहा इसकी कॉमन वेलोसिटी मिलेगी, कॉमन वेलोसिटी भी मिलेगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी भी मिली तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ईच अदर जो मिलेगा क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। चेक कीजिएगा, आफ्टर इम्पैक्ट इज जीरो, आफ्टर इम्पैक्ट क्या मिल जाएगा आपको, जीरो, बोथ आर मूव टूगेदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 22, अगेन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, देखिएगा। A body just dropped from the tower explodes into two pieces of equal masses in mid-air. Which of the following is not possible? किसी टावर से, आपने कहा किसी टावर से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया,
ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ऑब्जेक्ट को रिलीज किया आपने कहा, ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ मूव करेगा और मिड एयर ये एक्सप्लोज हो जाता है इन टू पार्ट्स में एक्सप्लोज हो गया। अब एक्सप्लोज होगा तो पार्टिकल बिफोर कॉलिजन बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन कहाँ मूव करेगा, वर्टिकल लाइन पे मूव करेगा। वर्टिकल लाइन पे मूव करेंगे तो आपने कहा इनका जो सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा हमेशा वर्टिकल लाइन पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकल लाइन पे रहेगा। आपने कहा ये ब्लॉक या तो आपने कहा दोनों हॉरिजॉन्टली, दोनों आपने कहा अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, पैराबोलिक पाथ पे आ सकते हैं, या फिर आपने कहा सीधे स्ट्रेट लाइन पे आ सकते हैं, अप एंड डाउन कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसमें से एक सेगमेंट, एक पार्ट कभी भी हॉरिजॉन्टल पाथ पे नहीं जाएगा, पैराबोलिक पाथ पे नहीं जाएगा, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, अदरवाइज एक नहीं जाएगा। एक क्यों नहीं जाएगा, एक आपने कहा जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्सल फोर्स 0 है, दैट इज आपने कहा सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा इन दिस कंडीशन में। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ओनली आपने कहा नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्या नहीं, ओनली वन पार्ट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ, वन पार्ट कभी भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं करेगा। आपने कहा दोनों कर सकते हैं बट अकेला पार्ट कभी भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम कहेंगे इसका जो सेंटर ऑफ मास हमेशा वर्टिकल लाइन पे मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास आपने कहा अनडिस्प्लेस्ड रहेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर एक पार्ट पैराबोलिक पाथ पे जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा क्या बोल रहा है। 23rd प्रॉब्लम नंबर 23 को देखिएगा। 23 आपसे क्या बोल रहा है। देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपने का करेक्ट है। बाय डेफिनेशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक collision. Kinetic energy conserved in all types of collision not possible. By definition there is no difference between inelastic and perfectly inelastic collision. After the collision the relative displacement of the particle can decrease with time. आफ्टर कॉलिजन आपने कहा आफ्टर कॉलिजन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल बी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बाय डेफिनेशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन दोनों के लिए आपने कहा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। आप कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपने कहा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन 0 मिलेगा, और इलास्टिक कॉलिजन में आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे लेस देन इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा। इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए ये इलास्टिक परफेक्टली हो या फिर इलास्टिक हो, और परफेक्टली इन इलास्टिक में ऐसे कुछ मिल जाएगा। और इन इलास्टिक कॉलिजन में आपने कहा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 से कम मिलेगी और 0 से अधिक आपको मिल जाती है। नेक्स्ट आपने कहा प्रॉब्लम नंबर 24 को देखिएगा। 24 आपसे क्या बोल रहा है, अगेन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। Which of the following is not an example or perfectly inelastic collision? Perfectly inelastic collision का example नहीं है। आप कहेंगे a bullet is fired into block, bullets gets immersed in block। आप कहेंगे हाँ यस, आपने कहा ब्लॉक है और ब्लॉक में आपने कहा इमर्स्ड होगी और रेस्ट में आ गई, तो दोनों आपने कहा साथ साथ मूव करेंगे। इस कंडीशन परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का एग्जांपल है। कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन बाय एटम, एटम आपने कहा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को आपने कहा एब्जॉर्ब करेगा, ये भी आपने कहा इनइलास्टिक कॉलिजन का। अ जंप मैन जंपिंग ऑन ए मूविंग बोट, मूविंग बोट पे आपने कहा जंप करेगा, वो इनइलास्टिक नहीं है क्योंकि आपने कहा स्टिक नहीं करेगा, कंटिन्यूसली जंप करता रहेगा और जंप करेगा, तो इस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन एक ही बचा आपने कहा, अ बॉल बेरिंग स्ट्राइकिंग अनदर बॉल बेरिंग। आपने कहा ये बॉल बेरिंग दोनों करेंगे, कभी भी स्टिक नहीं होगी ये बॉल बेरिंग की बॉल जो मिलेगी आपने कहा 100% रिजिड मिलती है, आपने कहा रिजिड बॉडी है, और इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ये इन इलास्टिक कॉलिजन का एग्जांपल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर हम बात करेंगे 25 क्या बोल रहा है आपसे 25 रीड कीजिएगा। A bullet of mass m is fired with a velocity v on a block of wood of mass capital M initially at rest. The bullet immersed in
ब्लॉक द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। आपने का एक बुलेट है, बुलेट का मास आपको दे रखा m, ये v वेलोसिटी से आपने फाइंड किया एक ब्लॉक पे, ब्लॉक का मास आपको कैपिटल m दे रखा, ये इसमें इमर्स्ड हो जाएगी इनिशियली। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंटम, मोमेंटम जो मिलेगा f जो मिलेगा, f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 टोटल मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनली, दोनों क्या मिलेगा आपको, इक्वल मिलेगा। इनिशियली जो आपको मिला हम कहेंगे mv मिलेगा, और फाइनली जो आपको मिलेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आपने कहा बुलेट इमर्स्ड हो रही है, तो आपने का टोटल मास क्या हो जाएगा, m प्लस m, आप कहेंगे v डैश, और यहाँ से आपने कहा v डैश की वैल्यू जो आपको मिलती है mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आपको मिल गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। प्रॉब्लम नंबर आपने कहा 26 की बात कीजिएगा, और 26 आपसे क्या बोल रहा है, प्यारी सी प्रॉब्लम है। अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक the bob of pendulum at rest above bob is also m. If the collision is perfectly inelastic, the height of which bob will rise. प्यारी प्रॉब्लम है, देखिएगा यहाँ से क्या बोला भाई, आपने कहा स्ट्रिंग से एक बॉब को हैंग कर रखा, बॉब का मास m है, और एक बुलेट है, बुलेट का मास आपने कहा m दे रखा, ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी और स्टिक हो जाएगी इनइलास्टिकली, और इनइलास्टिकली आपने कहा स्टिक हो जाएगी। तो हम कहेंगे मोमेंटम एफ एक्सटर्नल जो मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो हमें जो मिलेगा एम बी इज इक्वल्स टू एम प्लस एम मल्टीप्लाई वी डैश, देन वी डैश इज इक्वल्स टू आपको जो मिलेगा v/2 मिलेगा। तो v/2 से आपने क्या कुछ हाइट गेन करेगा, दोनों साथ साथ मूव करेंगे और कुछ हाइट गेन करेगा। कितना हाइट गेन किया आपने, क्या स्टिक होगी, मास आपने क्या डबल m हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से आपने कही जो हाइट मिलेगी, इस हाइट को मैंने h कंसीडर किया, और h कंसीडर करेंगे। स्पीड जो आपको मिली यहाँ से आपने कहा v डैश है, v डैश की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइट की बात करेंगे h इज इक्वल्स टू वी डैश का स्क्वायर अपॉन 2g, सीधे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, h इज इक्वल्स टू वी डैश का स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई क्या बोलेंगे आप 4 अपॉन में 2g, दैट इज h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में 8g। आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपको मिलती है क्या मिलती है, देखिएगा 1 बाई 1 रीड कीजिएगा प्रॉब्लम को आप, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। यस, प्रॉब्लम नंबर 27। If in the above question the collision is elastic, the height to which bob will rise। आपने कहा इलास्टिक कॉलिजन होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिएगा मास m दे रखा आपको, इस बॉब का भी आपने कहा, सॉरी बुलेट का मास आपको क्या दे रखा है, स्मॉल m दे रखा, स्पीड v दे रखी। तो इलास्टिक कॉलिजन में मास इक्वल है, तो आपने कहा आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट पार्टिकल विल बी एट रेस्ट एंड सेकंड पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इस कंडीशन में आपने कहा अगेन आपने कहा वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा, और फॉर्मूला अप्लाई करने से आपने कहा हाइट h आपको मिल जाएगा। h क्या मिलेगा, आप कहेंगे v स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज आंसर आपको क्या मिला, v स्क्वायर अपॉन 2g। चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम नंबर 28। अगेन आपने क्या थ्योरी में पढ़ रखा आपने ये प्रॉब्लम, बॉल ऑफ मास m1 कोलाइड इलास्टिकली and head on with another ball of mass m2 initially at rest, which of the following cases there the transfer of momentum will be maximum। अपने का मोमेंटम एनर्जी एंड वेलोसिटी मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगी, जब अपने का दोनों का मास क्या हो, इक्वल हो, दैट इज m1 इज इक्वल्स टू m2। इक्वल मास होगा उस समय अपने का कंप्लीट मोमेंटम एनर्जी एंड वेलोसिटी ट्रांसफर टू ईच अदर हो जाएगा। 29 प्रॉब्लम नंबर 29 देखिएगा, प्यारी प्रॉब्लम है 29, देखिएगा क्या बोल रहा आपने। A particle of mass m moving with east with velocity v collide the another particle of mass m same speed v moving towards north। If the particle stick each other, the new particle of mass 2m will have a speed। प्यारी प्रॉब्लम है, देखिएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आप देख लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, आप कहेंगे वन पार्टिकल्स ऑफ मास m मूविंग with a speed v towards east and another particle of mass m moving with speed v towards north. Both are collide inelastically. अब कोलाइड इनइलास्टिकली इस कंडीशन में जो आपको मिलेगा या स्टिक इच अदर, तो यहाँ पे कोलाइड करेंगे और कोलाइड करेंगे, आपने का मास क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। आप कहेंगे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इलास्टिक एंड इलास्टिक हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम आप देखेंगे, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या मिलेगा, इक्वल। इनिशियल मोमेंटम की हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे mv i कैप प्लस mv j कैप इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे 2mv आपको मिलेगा, या v डैश। v डैश मुझे पता नहीं, तो यहाँ से आपने का कैंसिल आउट कर दीजिएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे जो मिला है ट्वाइस ऑफ v डैश इज इक्वल्स टू vi कैप प्लस v j कैप, ऐसे कुछ मिल गया। अब आपने कहा यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमें जो मिलता है क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ v डैश का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, हम क्या बोलेंगे v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो आप कहेंगे हमें ट्वाइस ऑफ v डैश का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ v, दैट इज आपने कहा v डैश इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलेंगे v अपॉन रूट 2। चेक कर लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, दिस वन मिलेगा आपको। नेक्स्ट वन अगेन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 30। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg and 5 kg are dropped gently from the top of tower at a point 20 centimeter from the ground. Both bodies will have same. आपने कहा क्या मिलेगा भाई, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड पे आपको काइनेटिक एनर्जी सेम मिलेगी, मोमेंटम सेम मिलेगा, स्पीड सेम मिलेगी या वेलोसिटी सेम मिलेगी, ऐसा कुछ पूछा जा रहा। देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। प्रॉब्लम नंबर आपने कहा 30 की बात करेंगे और 30 में मुझे क्या मिल रहा है, देखिएगा। आप कहेंगे h हाइट से इनको रिलीज किया और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, 20 सेंटीमीटर पे आपसे पूछा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे स्पीड मिलेगी v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g h आपको मिल जाएगा। तो स्पीड मास पर डिपेंड नहीं करेगी, स्पीड आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। मोमेंटम की बात करें तो आपने कहा mv मास पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मास पर डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट मिलेगी, बट आपने कहा स्पीड हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। देख लीजिएगा, ऑप्शन जी रीड कर लीजिएगा, स्पीड या वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन आपने कहा डाउनवर्ड मिलेगी। आप कहेंगे मोमेंटम ना काइनेटिक एनर्जी ना टोटल एनर्जी ना, आप कहेंगे वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, वेलोसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करती है। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 31 को देखिएगा। 31 आपसे क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद द वेलोसिटी v and collide elastically with another body of mass small m. Capital M is greater than small m at rest when the velocity of the mass is small m. आपने कहा स्मॉल m वेलोसिटी के, सॉरी आपने कहा स्मॉल m का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन। आपने कहा स्मॉल m है, ये आप कहेंगे कैपिटल M है, और कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। तो इस कंडीशन में आपने कहा इसका जो वेलोसिटी दे रखा था v दे रखा, ये आपने कहा रेस्ट में, फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। आप कहेंगे आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v1 इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो आपने कहा जीरो मिलेगी आपको, यहाँ से जो मिलेगा v1 इज इक्वल्स टू स्मॉल m माइनस कैपिटल M अपॉन में हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई v। यहाँ से देखिएगा आपको जो बोल रखा है कि कैपिटल M बहुत बड़ा है, उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, कैपिटल M बहुत बड़ा है तो इसको कैपिटल M से डिवाइड कर दूं मैं, और डिवाइड करते मुझे जो मिलेगा आप कहेंगे दिस वन मिलेगा।
m अपॉन कैपिटल M माइनस 1 अपॉन में हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 1 मल्टीप्लाई v। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ये जो वैल्यू मिलेगी, आपने कहा ये वैल्यू बहुत कम मिलेगी, ये वैल्यू आपने कहा बहुत कम मिलेगी। ये पार्टिकल जो आपने कहा मूव करेगा, अगेन आपने कहा v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 32 को देखिएगा। A moving body of mass m and velocity 3 km/h collide with the rest body of mass 2m and sticks to it. Now the combined mass start move. What is the combined velocity? Combined velocity आपसे पूछेगा और combined velocity आपने कहा सीधे से कैलकुलेट कर दीजिए और सीधे से कैलकुलेट करने के मोमेंटम को आप कंजर्व कर दीजिए और इनिशियल P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। यहाँ से देखिएगा इनिशियल मोमेंटम जो आपको मिलेगा, आप कहेंगे कितना मिल जाएगा भाई, इनिशियल मोमेंटम जो मिलेगा सीधे सीधे अब बॉडी का मास दे रखा m, वेलोसिटी आपको 3 दे रखी और सेकंड बॉडी का मास आपको 2m दे रखा है बट रेस्ट में, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू टोटल मास क्या मिलेगा m एंड 2m 3m हो जाएगा बेटे जी। देखिएगा आप m एंड m आप कहेंगे 3m मल्टीप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा v डैश। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू जो मिली है कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, v डैश की वैल्यू जो मिलेगी 1 km/h आपको मिल जाएगा। 33 को देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 33 देखिएगा। 33 आपसे क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर/सेकेंड स्ट्राइक परफेक्टली इन इलास्टिक अनदर बॉडी ऑफ सेम मास एट रेस्ट, द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप ड्यूरिंग द कॉलिजन। आपने कहा कितनी हीट डेवलप होगी, आप कहेंगे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उतनी हीट डेवलप होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपने कहा हम कहेंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, दोनों का डिफरेंस जो मिलेगा उतनी हीट जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ से आप कहेंगे हमें जो मिला है इनिशियली P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 × 6 इज इक्वल्स टू सेकंड बॉडी रेस्ट में थी और आपने कहा इनइलास्टिकली कोलाइड करेगी और इनइलास्टिकली कोलाइड करेगी तो हमें क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे मास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम बॉडी है, दोनों का मास क्या मिलेगा आपको सेम मिलेगा। तो 2 + 2 मल्टीप्लाई आपने कहा v डैश, तो हमें जो मिला है यहाँ से आप कहेंगे 12 इज इक्वल्स टू 4 v डैश, दैट इज v डैश की वैल्यू जो मिलेगी 3 मीटर/सेकंड आपको मिल जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वही आपने कहा हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जो प्रोड्यूस होगी आपने कहा हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, आप कहेंगे हाफ। इनिशियली जो मिला है, इनिशियली आपने कहा मास m था और वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 6 का स्क्वायर हम कहेंगे 36 माइनस आप कहेंगे हाफ मास कितना हो जाएगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक में दोनों साथ साथ मूव करेंगे और टोटल मास क्या मिला आपको 4 एंड वेलोसिटी कितनी मिली आपको, वेलोसिटी आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व कर दीजिएगा और सॉल्व करते आपको क्या मिल जाएगा, हीट मिल जाएगी जूल में 16 18 जूल, जितना भी आपको आंसर दे रखा आप कहेंगे 18 जूल, इतना कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन बात करेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 34 को देखिएगा। 34 आपसे क्या बोल रहा है, 50 kg mass is traveling at a speed of 2 मीटर/सेकेंड, another 60 kg mass is traveling at a speed of 12 मीटर/सेकेंड in the same direction. Strike the first mass after the collision. 50 kg mass is traveling with a speed 8 मीटर/सेकेंड. The coefficient of restitution of the collision. Coefficient of restitution का आपने का फॉर्मूला जो आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा, E is equals to आप कहेंगे V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। अब देखिएगा U1 U2 गिवन है, आप कहेंगे V1 और V2 गिवन है या कैलकुलेट, एक अननोन है उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा और कैलकुलेट करने पे मुझे जो मिलता है कैसे मिल जाएगा,
दिस इज आपने का 50 kg मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज आपने का 60 kg मूविंग विथ 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा जी। अब इन्होंने दे रखा है आफ्टर कॉलिजन 50 kg, आपने का 50 kg जो मूव करेगा वो कितने से मूव करेगा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड आप कैलकुलेट कर दीजिएगा 60 kg की। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिएगा। इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, तो इनिशियल जो मुझे मिलता है 60 मल्टीप्लाई 12 प्लस आप लेंगे 50 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे 60 मल्टीप्लाई v प्लस आप लेंगे 50 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से v मिल जाएगा और v आपने का v2 की वैल्यू पुट करते आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट वन देखिएगा 35 अगेन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। देखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपसे पूछा गया। अब देखिएगा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, रीड कीजिएगा वन बाई वन। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, आपने कहा नो, ओनली मोमेंटम आर कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी नॉट। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इनइलास्टिक कॉलिजन। यस, आपने कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बट मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहेगा इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 35 के बाद आप आ जाएंगे 36 आपसे क्या बोल रहा है, a particle strike elastically with another particle with velocity v, after collision it moves with half of velocity in the same direction, find the velocity of second particle if initially at rest। आप इन्होंने जो बोला है एक पार्टिकल इलास्टिकली स्ट्राइक कर रहा है अनदर पार्टिकल के साथ जो कि इनिशियली क्या था अरेस्ट में, तो सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। इलास्टिकली है तो इलास्टिकली तो ऑब्वियसली आपने ई की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको ई की वैल्यू 1 मिल जाएगी। जैसे आप फॉर्मूला पुट करेंगे E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, तो U2 आपने का 0 दे रखा है, V2 आपने का वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वैल्यू कैलकुलेट करते आपने आई थिंक मुझे क्या मिलेगा दिस वन मिलेगा। E इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड पार्टिकल की वैल्यू वेलोसिटी हमें पता नहीं जो कि कैलकुलेट करनी है, पूछा है आपसे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, आपने कहा आई डोंट नो हमें पता नहीं है, माइनस ये क्या करेगा बेटा सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितने स्पीड से, हाफ वेलोसिटी से, तो आपने कहा v/2, ये v डैश ले लीजिए v/2 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको v दे रखी है, तो हमें जो मिलेगा क्या मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू v डैश माइनस v/2, इधर भेज दीजिए, आपने कहा 3v/2 इज इक्वल्स टू v डैश, तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल्स टू 3v/2। आंसर देख लीजिए बेटा जी 3v/2 मिल जाएगा आपको। 37 प्रॉब्लम 37 देखिएगा, अगेन आप कहेंगे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इन्होंने जो पूछा है क्या पूछा है, मोमेंटम इज क्लोजली रिलेटेड टू, मोमेंटम किससे रिलेटेड होगा बेटा जी, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2m, क्लोजली किससे रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, सीधे फॉर्मूला अपने थ्योरी में पढ़ ही रखा है। 37 के बाद हम बात करेंगे 38 का। 38 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन एन एक्सप्लोजन अ बॉडी ब्रेक्स अप टू 2 pieces of the unequal masses in this स्टेटमेंट रीड कीजिए, बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम, आपने कहा मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, टोटल मोमेंटम इनिशियली एंड फाइनली क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा, तो इस कंडीशन में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। हाँ आप कहेंगे टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, दोनों पार्ट का जो टोटल मोमेंटम वो कांस्टेंट है, दैट इज आपने कहा दोनों पार्ट का जो मोमेंटम आपको मिलेगा वो न्यूमेरिकली इक्वल मिलेगा, डायरेक्शन आपने कहा जस्ट अपोजिट मिलेगी, फर्स्ट ऑप्शन। 39 की बात कीजिएगा, 39 आपसे क्या बोल रहा है, आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूविंग विथ सेम स्पीड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, द एंगल बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल बिफोर कॉलिजन। देखिएगा बेटा जी, ऐसे कुछ एक पार्टिकल है ऐसे कुछ मूव कर रहा है v स्पीड से, और एक पार्टिकल है आपने कैसे इस पे मूव कर रहा है v स्पीड से, दोनों का मास इक्वल दे रखा है और इनिशियल एंगल मुझे पता नहीं, बट फाइनली आप कहेंगे दोनों
मूव करेंगे हाफ स्पीड से। हाफ स्पीड से ऐसे कुछ दे रखा ना आपको, वापस रीड कर लीजिएगा। मूविंग विथ सेम स्पीड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ पार्टिकल बिकम हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। आपने कहा जस्ट हाफ स्पीड हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमने जो एंगल कंसीडर किया वो एंगल आपने कहा देख लीजिएगा, क्या ले लिया आपने कहा थीटा एंड थीटा, 2 थीटा ले लीजिएगा। तो मोमेंटम को आप कंसीडर कर दीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो मुझे जो मिलेगा mv cos थीटा ट्वाइस ऑफ mv cos थीटा इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे 2mv/2। तो आपने कहा mv से mv कैंसिल आउट हो गया और यहां से जो मिला है cos थीटा इज इक्वल्स टू, देख लीजिएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आपने एंगल बिटवीन वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज, तो थीटा एंड थीटा क्या मिल जाएगा 2 थीटा। तो आपने कहा यहाँ से जो एंगल मिलेगा आपको अल्फा कंसीडर कर दो, तो मुझे 2 थीटा 120 डिग्री। इस एंगल क्या मिलेगा आपको 120 डिग्री बिफोर कॉलिजन, ऐसे कुछ मिल गया। प्रॉब्लम नंबर 40 की बात कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 40 आपने कहा अगेन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इसको रीड कीजिएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस ऑफ गिवन आंसर। In one dimensional perfectly elastic collision between two moving bodies of equal masses, the bodies rarely exchange their velocities after collision. Second statement, if the lighter body at the rest suffer perfectly elastic collision with the heavy body moving a certain velocity, then the collision both travel with same velocity. आप कहेंगे दोनों बॉडी का मास डिफरेंट डिफरेंट है तो वेलोसिटी कभी भी सेम हो नहीं सकती, तो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है और ए आप क्या बोलेंगे करेक्ट है। मास इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे दोनों में क्या हो जाएगा इक्वली चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 41 को देखिएगा। 41 आपसे क्या बोल रहा है, a body of mass m moving with velocity u collide elastically directly against another stationary body of mass 3m. The velocity of second body after collision will be, आपने कहा सेकंड बॉडी का वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिलता है v2 इज इक्वल्स टू, हमें जो मिलेगा m2 माइनस m1 अपॉन में आप क्या बोलेंगे m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u2 प्लस आपने कहा ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो v2 इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे सेकेंड बॉडी इनिशियली स्टेशनरी कंडीशन में थी तो ये क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस आपने कहा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट बॉडी का मास m दे रखा है, स्पीड आपको u दे रखी है और यहाँ से आप कहेंगे हमें जो मास दे रखा है m एंड 3m, तो m एंड 3m को ऐड कर दीजिएगा। तो मुझे जो मिला है v2 इज इक्वल्स टू 2mu अपॉन में आप कहेंगे 4m और यहाँ से आपको रिजल्ट मिला u/2। क्लियर बेटे जी। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम नंबर 42, आपने कहा 42 प्यारी प्रॉब्लम है, यहाँ से देखिएगा दिस इज एक्स एक्सिस है, दिस इज आपने कहा वाई एक्सिस है। इनके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और वेलोसिटी दे रखी है, आप कहेंगे पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट दे रखा r1 का कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ दे रखा आपको, दिस इज आपने कहा r1, ये r1 आपको दे रखा है r1 और r1 का कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेगा 4r1 इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप मिल जाएगा। और सेकंड जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -5 कैप एंड -3j कैप। तो आपने कहा सेकंड पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ मिल जाएगा, दिस वन आपको मिल जाएगा। ये r2 है और r2 की वैल्यू आपको दे रखी है -5i कैप एंड -3j कैप। अब वेलोसिटी वेक्टर भी आपको दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर आपको इफ दे आर कोलाइड आफ्टर 2 सेकंड देन वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी दे रखी है। आपने कहा वेलोसिटी दे रखी तो ये ऐसे कुछ मूव कर रहा होगा v1 वेलोसिटी से और ये आपने कहा ऐसे कुछ मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, यहाँ पे ऐसे कुछ मूव कर रहा v2 वेलोसिटी से। कोलाइड करने के लिए दोनों का आपने कहा सेम पोजीशन होना जरूरी है, तभी आपने कहा कोलाइड करेगा।
तो इसका अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो डिस्टेंस में मुझे मिलेगा v1 मल्टीप्लाई टी मिल जाएगा, v2 मल्टीप्लाई टी आपको मिल जाएगा। तो आप कहेंगे हम यहाँ से वेक्टर से सॉल्व करें, और वेक्टर से सॉल्व करेंगे तो आपने कहा हमें जो मिलेगा इस ट्रायंगल का डिस्टेंस इसके बराबर मिलेगा और इस ट्रायंगल का डिस्टेंस आपने कहा इसके बराबर मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे r1 प्लस v1t इज इक्वल्स टू r2 प्लस v2t। t आपको दे रखा, तो यहां से आपने कहा सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलता है क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई t, और t आपको गिवन है तो यहाँ से आपने कहा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2 अपन में आप कहेंगे v2 माइनस v1। t गिवन है, r1 r2 गिवन है आपके पास, और v का एक कंपोनेंट गिवन ही, वहां से सॉल्व करते आपने कहा हमें जो a की वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल्स टू 8 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा 43, प्यारी प्रॉब्लम है अगेन। A block of mass m moving with velocity v naught on the smooth horizontal fluid collide with a light spring of stiffness k that is the rigidly fixed horizontally with the vertical wall. If the maximum force imparted to the spring on the block is F, the which option will not be? एक ब्लॉक आपको दे रखा है और ये ब्लॉक आपने का मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट से, मास आपको m दे रखा है। यहाँ पे आपने का एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आपने का फिक्स्ड कर रखा वर्टिकल वॉल के साथ, स्टिफनेस आपको k दे रखा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे हमें जो मिलेगा टोटल एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, और टोटल एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर, ऐसे कुछ मिल जाएगा यहाँ से। तो आप कहेंगे हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे जो मिलेगा x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ क्या मिलेगा आपको m बाई के मल्टीप्लाई वी नॉट, ऐसे कुछ आपको x की वैल्यू मिलेगी। बट x इन्होंने पूछा नहीं, हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, इफ द मैक्सिमम फोर्स इम्पार्टेड बाई स्प्रिंग इज f देन विच ऑप्शन इज नॉट टू बी। कौन सा ऑप्शन आपने कहा करेक्ट नहीं है, वो आपसे कैलकुलेट करना है कौन सा ऑप्शन आपने कहा करेक्ट नहीं है। तो f इक्वल्स टू के एक्स आपको मिलता है, फोर्स F इज इक्वल्स टू के एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, F इज इक्वल्स टू के एक्स की वैल्यू हमें जो मिलेगा रूट ऑफ m बाई के मल्टीप्लाई वी नॉट। तो आप कहेंगे F इज डायरेक्ट टू रूट m, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, आपने कहा F इज डायरेक्ट टू रूट के से के कैंसिल आउट है, आपने कहा रूट के आपने कहा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपने कहा F इज डायरेक्ट टू आपने कहा वी नॉट इज करेक्ट, बट फोर्थ ऑप्शन F इज डायरेक्ट टू वी नॉट का स्क्वायर इज इनकरेक्ट, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा 44, प्रॉब्लम नंबर 44 की बात कीजिएगा, और 44 आपसे क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल एट रेस्ट is constant to move on a smooth horizontal surface of a straight line. Another identical particle hit the stationary particle with velocity v at an angle theta equals to 60 degree with horizontal. If the particle move together, the velocity of combination just after impact is equals to। आप कहेंगे ऐसे कुछ एक मास दे रखा है जो कि रेस्ट में है, और अनदर मास जो आपने कहा ऐसे कुछ स्ट्राइक कर रहा है विथ स्पीड v से 60 डिग्री एंगल पे, मास आपने का m दे रखा है, v स्पीड आपको दे रखी, और आफ्टर कॉलिजन बोथ आर दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों आपने का कंबाइंड मास करेंगे, v डैश से मूव करेंगे, तो v डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी। आप कहेंगे इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मोमेंटम को आप कंजर्व कीजिए तो मुझे मिलता है mv cos 60 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m v डैश, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे जो मिलेगा v बाई 2
इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी डैश एंड वी डैश इज इक्वल्स टू वी बाई 4। देखना बेटा आंसर क्या दे रखा, वी बाई 4 करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 45 देखेगा और 45 आपसे क्या बोल रहा है, प्यारी सी प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला है अ पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल आपने देखा होगा, किसी फेयर से आपने परचेज किया होगा। एक बॉल होती है, एक आपने का पाइप होता है, पाइप के ऊपर बास्केट लगी होती है और उसमें बॉल रखी होती है। आप जैसे फूंक मारेंगे बॉल आपने का हवा में उछलती रहेगी। तो उस कंडीशन में पिंग पोंग बॉल की बात करेंगे तो आपने का ये बास्केट है, इसमें आपने का बॉल रखी गई है और यहाँ से आपने का हमने पाइप से वाटर जेट या फिर आपने का एयर से ब्लो किया। उस कंडीशन आपने का ये बॉल मूव करेगी, बॉल आपने का ऐसे अप डाउन मूव करेगी तो डाउनवर्ड फोर्स जो मिलेगा आपने का mg मिलेगा, अपवर्ड फोर्स जो आपने का मिलेगा वो मिलेगा f मिलेगा। दोनों को बैलेंस कर दीजिएगा तो हमें जो मिलेगा, ये जो फोर्स मिलता है फोर्स आपने का चेंज इन मोमेंटम से मिलेगा और यहाँ से आपने का फोर्स मिल जाएगा हमें v dm अपॉन dt। इक्वेट कर दीजिएगा, v dm अपॉन dt इज इक्वल टू हम कहेंगे mg dm अपॉन dt आपसे पूछा गया, रेट ऑफ फ्लो आपसे पूछा गया, dm अपॉन dt इज इक्वल टू mg अपॉन में v। ये आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा v। नेक्स्ट वन देखिएगा क्या प्रॉब्लम मिलती है आपको, रीड कीजिएगा। 46 भी आपने का प्यारी प्रॉब्लम, चेंज इन टेंशन आपसे पूछा, इंक्रीज इन टेंशन आपसे पूछा गया। कैलकुलेट कीजिएगा क्या मिलता क्या नहीं मिलता है। A body is hanging from a rigid support by an extensible string of length L। यहां से आपको दे रखा है 46 को देखिएगा, बॉडी को हैंग कर रखा है। तो इनिशियल टेंशन जो मिलेगा मुझे T, वो T की वैल्यू क्या मिल जाएगी mg के इक्वल, T इज इक्वल टू mg। आपने इनिशियल टेंशन आपको मिल गया। अनदर बॉडी क्या कर रही है बेटे जी, आपने कहा स्ट्राइक कर रही है, मास इक्वल दे रखा है, स्ट्राइक कर रही है विथ स्पीड आपको दे रखी है √2gl। टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीज आफ्टर स्ट्राइकिंग। इनइलास्टिकली तो आप क्या बोलेंगे, ये स्टिक हो जाएगा और स्टिक हो जाए मास कितना मिलेगा आपको 3m मिल जाएगा, सॉरी 2m मिल जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलता है P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। आप कहेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम जो आपको मिला है आप कहेंगे m मल्टीप्लाई √2gl इज इक्वल टू टोटल मास 2m v डैश। तो v डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए, v डैश की वैल्यू जो आपको मिलेगा v डैश इज इक्वल टू आप कहेंगे रूट ऑफ gl बाई 2। दिस वन मिल गया। अब चेंज इन टेंशन आपको कैलकुलेट करना है तो टेंशन जो मिलेगा फाइनल टेंशन आपने का T डैश इज इक्वल टू mg तो था ही, फिर आपने का ऐड हो जाएगा m v डैश का स्क्वायर अपॉन l, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। दैट इज आपने का T डैश इज इक्वल टू m, सॉरी मास जस्ट डबल हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा जस्ट डबल हो जाएगा। दैट इज आपने का 2mg प्लस आपने का 2m v डैश का स्क्वायर अपॉन l, वैल्यू पुट कर दीजिएगा ट्वाइस ऑफ mg प्लस आपने का 2m अपॉन l। v डैश की वैल्यू आपके सामने ये दे रखा है gl अपॉन 2, l से l कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। आपने का T डैश जो मुझे मिला है वो क्या मिलेगा 3mg। इंक्रीज इन टेंशन आपने का चेंज इन टेंशन आपसे पूछा और चेंज इन टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल टी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। दैट इज आप कहेंगे क्या मिलेगा आपको 3mg माइनस mg, दैट इज आप कहेंगे 2mg। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन आपने कहा 47, अगेन आपने कहा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम मिल गई आपको। 47 को रीड कीजिएगा। द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। आपने कहा प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, थ्योरी में आपने पढ़ रखा है, सीधे सीधे किस पे रहेगा लीनियर मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अ रॉकेट ऑफ मास 1000 kg execute gas at the rate of 4 kg per second with the velocity of 3000 meter per second. The thrust develop on the rocket। आपने कहा थ्रस्ट कैलकुलेट करना, और थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा हमें जो मिलेगा 48 क्या मिलता है F इज इक्वल टू V dm अपॉन dt। यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, आपको थ्रस्ट मिल जाएगा। कितना थ्रस्ट आपको मिलेगा, थ्रस्ट डेवलप बाई रॉकेट ऑन द रॉकेट आपको सीधे सीधे मिल जाएगा।
49 की बात कीजिएगा और 49 आपसे क्या बोल रहा है, अगेन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। रॉकेट इंजन्स लिफ्ट रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैस विथ हाई वेलोसिटी, आपने कहा विथ हाई वेलोसिटी रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, या आप कहेंगे होगा क्या बेटे जी, दिस इज रॉकेट है और रॉकेट में क्या होगा, ये हॉट गैसेस क्या करेगी, यहाँ पे रिएक्ट करेगी, किस पे रिएक्ट करेगी, रॉकेट पे रिएक्ट करेगी, और रॉकेट पे रिएक्ट करने से हम कहेंगे यहाँ से एक थ्रस्ट जनरेट करेगी और ये रिएक्शन ही इसको सरफेस से लिफ्ट अप करेगा। प्रॉब्लम नंबर 50, अगेन आपने कहा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, अगेन आपने कहा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, देखिएगा क्या बोला है। A rocket can go vertically upward in Earth's atmosphere because, देख लीजिएगा, of the force exerted on the rocket by gases ejected on it। ऑब्वियसली हम कहेंगे रॉकेट एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगा, कैसे क्रॉस करेगा, ये जो गैसेज है यहाँ पे एक फोर्स एक्सटेंड करेगी कंटिन्यूसली, एक मोमेंटम ट्रांसफर होगा जहाँ से आपने कहा ये एटमॉस्फेयर को पार करेगा। थ्योरी में आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे हम बात की स्टेज फर्स्ट की,